एक बार फिर से एक बड़ी जानकारी, नायब सिंह सैनी को हरियाणा बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया गया है। इससे पहले भी हमने आपको जानकारी दी थी विस्तार से और बताया भी था कि इसके मायने क्या है। हमने ये भी आपको बताया था कि ओपी धनखड़ को क्या जिम्मेदारी दी गई थी। हमने ये भी आपको बताया था कि क्यों ये जिम्मेदारी सौंपी गई है नायब सिंह सैनी को, क्योंकि नायब सिंह सैनी वो चेहरे हैं जो बीजेपी के लिए काफी मददगार साबित हो सकते हैं राजनीतिक तौर पर। इसके पीछे की वजह क्या, ओबीसी वर्ग से भी आते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को साबित किया है, चाहे विधायक के तौर पर जिम्मा निभाया हो, चाहे उन्होंने सांसद के तौर पर जिम्मा निभाया। कुरुक्षेत्र से जब टिकट मिला तो उन्होंने बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति में भी अपने आप को साबित करके दिखाया। ओपी धनखड़ को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, नियुक्ति पत्र आपके सामने। जेपी नड्डा की ओर से नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया है और यह बता दिया गया है कि कुरुक्षेत्र से नायब सिंह सैनी को यह बड़ी जिम्मेदारी हम सौंपने जा रहे हैं। इसमें साफ तौर पर लिखा गया है। लेकिन साथ ही सवाल यह था कि ओपी धनखड़ को अब क्या जिम्मा मिलेगा। उनको बीजेपी का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया है। वो भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका निभाएंगे, बीजेपी पार्टी के लिए संगठन में काम करेंगे। ये उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संपादक नासिर हुसैन कुरैशी। नासिर, इस नियुक्ति को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नायब सिंह सैनी को चुना गया है, इसको कैसे आप देखते हैं? जो बीजेपी ने ये बड़ा फैसला लिया है कि अब प्रदेश अध्यक्ष बदला जाए, क्योंकि एक समय होता है, ये तो हमें मालूम है, एक समय सीमा, एक सबका कार्यकाल होता है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की। जी बोलिए महाराज। ओपी धनखड़ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे ये साफ नजर आ रहा था, इशारे मिल रहे थे कमल। और लगातार हम इस बात को महसूस कर रहे थे कि कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो इस तरह के इशारे किए जा रहे हैं कि परिवर्तन सतत प्रक्रिया है और परिवर्तन होता रहता है। फिर उन्होंने मिसाल दी कि इस प्रदेश के चेंज हुए, इस प्रदेश के चेंज हुए, तो लग रहा था कि कुछ ऐसा है। और जिस तरह के कयास लग रहे थे, उनके इस इशारे के बाद ये मजबूती से नजर आने लगा कि शायद हरियाणा में भी इस तरह की तब्दीली हो सकती है। और आखिरकार वो फैसला हो चुका है। लेकिन बड़ी बात कमल ये है कि चुनाव का शोर शराबा और ओपी धनखड़ को जिस तरह से एक जिम्मेदारी दी गई थी और वो लगातार 15 प्रमुख कार्यक्रमों में बीजेपी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लगातार इधर उधर से अपने लगातार लोग शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे वक्त में इसको इस तरह से देखा जाए कि ओपी धनखड़ को हटाकर नायब सैनी को जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, ये कुछ और बीजेपी ने बड़ा सोचा उनके लिए, या फिर कहीं कुछ इस तरह की चीजें आ रही थी जिसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा। हालांकि उन्होंने कहा कि ये कोई ऐसी बात नहीं, ये तो एक प्रक्रिया है और ये तब्दीलियां होती हैं, हर पार्टी में होती हैं और इस तरह की चीजों। लेकिन हाँ, एक चीज कमल यहाँ पर ये है, ये आपने देखा होगा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर किस तरह का हरियाणा में हो हल्ला रहा, बवाल होता है, चीजें होती हैं। लेकिन यहाँ उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक इशारा दिया और थोड़ी देर बाद, कुछ घंटों के बाद ये खबर आ गई कि नायब सैनी कुरुक्षेत्र से सांसद अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। ओपी धनखड़ को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। एक जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्तर पर मिली है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है और टिकट को लेकर बहुत सारी चीज होती है, बहुत मायने रखता है। कई बातें का जिक्र किया और कई बातें आपने बताई, लेकिन मैंने अनिल मोर से भी सवाल पूछा था, आपको क्या लगता है कि नायब सिंह सैनी ये चेहरा ही क्यों चुना बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने? कमल देखिए, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। हम राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की बातें हो सकती हैं, अपने अपने सबके विश्लेषण हो सकते हैं। तो हरियाणा में जो राजनीति का एक सिस्टम है, वो आपको ही मालूम है कि इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता कि जाट गैर जाट वाली राजनीति हरियाणा में एक लंबे वक्त तक रही है और उस पर हर पार्टी का फोकस रहता है। नायब सैनी ओबीसी वर्ग से आते हैं, ये भी एक विषय हो सकता है। इसके अलावा हम देखें तो कुछ हो सकता है कि आने वाले वक्त में किसी जाट चेहरे को कुछ और ऐसी जिम्मेदारी हरियाणा के लिहाज से दे दी जाए जो वो वहां पर चीजों को बीजेपी के हिसाब से ठीक किया जाए। अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो वो अपने एक अलग वर्ग से आते हैं और सरकार में जिस तरह से मंत्रियों के विभाजन की बात होती है, अलग अलग जातियों के लिहाज से कैबिनेट में सभी जातियों का प्रतिनिधित्व मिले, उसको लेकर एक बात होती है। तो बहुत सारी चीजें, जो चुनाव नजदीक आते हैं कमल, और एक ऐसे वक्त में आपने देखा होगा कि राहुल गांधी लगातार
ये एक बीजेपी का अपना उनका फैसला है, वो किसी को भी बना सकते हैं। लेकिन जब ओबीसी को लेकर देश में एक अलग तरह का माहौल बना हुआ है, जातीय जनगणना को लेकर, ओबीसी को लेकर, अब वो हरियाणा में बात उठी है, तो इसको लेकर एक बहुत सारी चीजें इससे भी निर्देश जा सकते हैं कि यहाँ पर एक इस तरह का मैसेज की बीजेपी सबको साथ में लेकर चल रही है। जाटों की अगर बात की जाए तो उनका अपना प्रतिनिधित्व हरियाणा में बीजेपी में वो भी कई चेहरे हैं, ओबीसी के भी कई चेहरे हैं, तो इस तरह की भी चीजें हो सकती हैं। हमारे साथ जितेंद्र चौधरी भी जुड़े हुए हैं, हमारे स्टेट हेड, उनसे हम सीधे बातचीत करते हैं। आप भी बने रहिए हमारे साथ, नासिर इस चर्चा में शामिल हो जाइए, क्योंकि ये वो फैसला है बीजेपी का जो आने वाले वक्त के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जितेंद्र चौधरी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, आने वाले वक्त में आम चुनाव है, लोकसभा के चुनाव हैं, 10 की 10 लोकसभा की सीटें आपके खाते में हो तो एंटी इनकम्बेंसी भी दिखाई देती है, और वो 2014 से जो कारवां चला पीएम मोदी का, वो 2024 में बना रहेगा नहीं बना रहेगा, ये भी सवाल है। और हरियाणा की जिम्मेदारी अब नायब सिंह सैनी के कंधों पर डाल दी गई है। उसके बाद विधानसभा के चुनाव भी है, तो इन जिम्मेदारियों के साथ और इस चैलेंज के साथ नायब सिंह सैनी को आगे बढ़ना है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी के आला कमान का ये निर्णय हरियाणा के लिए किस तरह से देखते हैं आप, जितेंद्र चौधरी? देखिए, बिल्कुल अपने आप में भाजपा के लिए, भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं के लिए प्रदेश में ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। खबरें अभी तक लगातार इस खबर से अपने दर्शकों को रूबरू करा रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की जगह अब नायब सैनी को ये जिम्मेदारी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से दे दी गई है, और ओम प्रकाश धनखड़ को सचिव, राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी जो है वो दी गई है केंद्रीय संगठन के अंदर, ये कहा जा सकता है। सीधे तौर पर एक बड़ा बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। अमूमन इससे पहले की अगर हम बात करें तो इससे पहले सुभाष बराला थे, उसके बाद ओपी धनखड़ थे, उससे पहले सुभाष बराला से भी पहले अगर हम बात करें तो जिस तरीके की जिम्मेदारी रामविलास शर्मा के पास थी, अध्यक्ष की जिम्मेदारी, और अब बीसी समाज से जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। दरअसल इसकी जो पूरी कहानी है, सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, और इन सूत्रों को लेकर के ही अब हम अपने दर्शकों के सामने रूबरू हुए हैं कि जो जानकारी है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, उस मुलाकात के अंदर विस्तृत चर्चा इस विषय पर हुई थी। दरअसल जातिगत जनगणना को लेकर के और बीसी समाज को लेकर के जिस तरीके की लगातार सुर्खियां बन रही है, उस बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से ये प्रोजेक्शन जो है वो प्रधानमंत्री के समक्ष रखा गया था नायब सैनी के नाम को लेकर के, कि अगर बीसी समाज से ऐसे वक्त में प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है तो इसका एक बड़ा मैसेज जो है वो बीसी समाज के लिए जाने वाला है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए भी ये बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री के समक्ष रखी थी कि इस तरीके का जो प्रोजेक्शन है वो आने वाले समय में फायदा तो देगा ही, साथ ही मुख्यमंत्री के विश्वास पात्र के तौर पर भी नायब सैनी को माना जाता है। देखिए, एक बात यहाँ पर स्पष्ट तौर से आज कही जा सकती है कि अब मुख्यमंत्री को पूरे तौर पर हरियाणा प्रदेश के अंदर फ्री हैंड जो है वो सेंटर की तरफ से दे दिया गया है, क्योंकि अभी तक कुछ एक विषय ऐसे थे जो संगठन और सरकार के बीच में, जिनमें अंदरूनी स्तर पर अगर हम बात करें तो कई बार जो है आपसी टसल जो है वो देखी जाती थी। आपसी जो ये कह सकते हैं कि एक राय जो है वो साफ तौर से नहीं बनती थी। हालांकि कैमरे पर या फिर साफ तौर पर फूट पर जिस तरीके से कांग्रेस में देखने के लिए मिलता है वैसे वो तमाम चीज़ें नहीं थी, लेकिन लोगों के बीच में ये चर्चा ज़रूर रहती थी। और अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पसंदीदा नायब सैनी को अगर ये जिम्मेदारी दी गई है और खुद प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री की ये चर्चा बीते सप्ताह हुई है, तो ये दर्शाती है कहीं ना कहीं बात कि अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल को हरियाणा के अंदर आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए पूरे तौर पर फ्री हैंड दिया गया है, यानी उनके कंधों पर ही अब दामोदार रहेगा आगामी चुनाव को लेकर के, तमाम संगठनात्मक निर्णयों को लेकर के। ये सारी बात जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण अब और दिलचस्प जो है वो रहने वाली है। जहाँ तक बात अभी हमारे एडिटर नासिर से भी आप चर्चा कर रहे थे जाटों को लेकर के या फिर जाट प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के, क्योंकि जब बात जातियों की जा रही है तो जिसे हटाया गया है उसको लेकर के क्या जो आगे समीकरण है वो रहने वाले हैं, उस पर भी चर्चा होना लाजमी बनता है। तो ऐसी स्थिति में ओपी धनखड़ को जो जिम्मेदारी है राष्ट्र केंद्रीय संगठन के अंदर जो है सचिव के तौर पर दी गई है, अब ये देखना है कि वो जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले मोर्चे के अंदर अध्यक्ष भी वो रह चुके हैं, उपाध्यक्ष पद पर भी वो केंद्रीय संगठन के अंदर रह चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्हें केंद्र के अंदर ये जिम्मेदारी जो है वो इस वक्त दी गई है। पहले भी उनके पास केंद्र का जो अनुभव है वो रहा गया है, लेकिन उस अनुभव का हरियाणा के अंदर और हरियाणा के अंदर जो जाट जितेंद्र, हमारे साथ सुदेश कटारिया भी बीजेपी नेता भी जुड़ चुके हैं।
उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल अपनी बात पूरी कीजिए, हम उनसे बातचीत करेंगे। एक बात और, एक सवाल हो रहा है मेरा जितेंद्र, यहाँ पर नायब सैनी को इतना बड़ा जिम्मा सौंपा गया है। आपने एक फैक्टर तो बता दिया कि ये बात हो सकती है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये प्रस्ताव रखा हो कि हमें यहाँ पर बीसी समाज से भी एक व्यक्ति ऐसा चाहिए जो आगे बढ़कर इस जिम्मे को संभाले। लेकिन उसके अलावा नायब सैनी का जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, आपने कहा कि मुख्यमंत्री के फेवरेट लिस्ट में वो सबसे टॉप पर रहते हैं, टॉप 5 में भी रहते हो क्या पता। तो ऐसे में उनको जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, इसमें अगर 5 फैक्टर की बात करूं तो वो 5 फैक्टर या 5 पॉइंट्स आप गिनवा सकते हैं, बता सकते हैं मुझे, दर्शकों को? तक 5 पॉइंटों की बात की जाए, अब आने वाले समय में इससे भी ज़्यादा पॉइंट देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहली बात होती है एक राय है, क्योंकि संगठन और सरकार, जब सरकार भी हो तो संगठन जो है अगर साथ चलता है तो ये गाड़ी के पहियों की तरह होता है, और अगर ये एक दिशा में ठीक प्रकार से चलते हैं, इनकी अलाइनमेंट ठीक रहती है, तो ऐसी स्थिति में जो गाड़ी है वो लंबा चलती है, जो टायर है वो कम घिसते हैं और पॉलिटिकल माइलेज भी अच्छी देती है। जी, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं, और नायब सैनी बिल्कुल मुख्यमंत्री के साथ सुर में सुर मिलाकर के चलने वाले नेताओं में से हैं। इससे पहले प्रदेश के अंदर भी मनोहर सरकार पार्ट 1 के अंदर भी मुख्यमंत्री के करीबी के तौर पर उन्हें माना जाता था। तो ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री के साथ अब संगठन जो है किस तरीके से चलना है, यानी सरकार और संगठन जो है वो एक सुर में किस तरीके से आगे बढ़ेगा, किस तरीके से नियुक्ति की जाएंगी, आगामी समय के अंदर टिकट वितरण किस प्रकार से होगा, ये बहुत सी चीज़ें जो हैं वो संगठन और मौजूदा जो सरकार में मुख्यमंत्री या सीएलपी लीडर जिसको कहा जा सकता है वो जो परवीन अत्रे साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं आपको माफ कीजिएगा, बीच में रोक रहा हूं। जितेंद्र चौधरी, आपका भी सवाल है तो बीच में पूछेगा। अत्रे साहब, एक बड़ा जिम्मा नायब सैनी को मिला है, पहले तो हमारे जरिए आप उनको बधाई भी दे सकते हैं। बिल्कुल दूंगा जी, कमल जी, आपके जरिए, आपके चैनल के जरिए जरूर बधाई दूंगा। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे नायब सैनी जी को जो जिम्मेवारी केंद्रीय नेतृत्व ने दी है, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर तीसरी बार मनोहर जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही थी, उसकी मार्जिन के अंदर और ज्यादा इजाफा होगा नायब जी के बतौर प्रदेश अध्यक्ष काम करने की वजह से। चैलेंज तो है सर सामने? नहीं, देखिए, चैलेंज हरियाणा में नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले 9 साल में जिस तरह से हरियाणा में सरकार चलाई है, जिस तरह से व्यवस्था को बदला है, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार के ऊपर चोट करके व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया। और जो पारदर्शी सरकार हरियाणा के लोगों को मिली, आज हरियाणा के लोगों के मन में जो भाव पैदा हुआ है कि सरकार हमारी है, हम सरकार के हैं। क्योंकि पहले की व्यवस्थाओं में सरकार कुछ खास लोगों की सरकार होती थी जो सत्ता के चहेते होते थे। मनोहर जी ने इस भाव को पूरी तरह से बदल दिया, सरकार को जनता तक लेके गए। आज प्रदेश का कोई व्यक्ति भी अपनी बात सीधा मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकता है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने तकनीक का उपयोग किया। तो ये जो परिवर्तन हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री महोदय ने किए थे, उसका नतीजा ये हुआ कि आज हरियाणा का विपक्ष पूरी तरह से मुद्दाविहीन हो गया। और संगठन की दृष्टि से बात करें तो धनखड़ जी ने बहुत बेहतरीन काम किया था, जिस तरह से उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को बूस्ट किया और जमीनी स्तर पे संगठन को नए सिरे से गढ़ा, उसके अंदर और इजाफा करेंगे नायब सैनी जी, ऐसा हमारा विश्वास है। जी, जितेंद्र चौधरी कुछ पूछना चाहते हैं, बार बार उंगली उठा रहे हैं, तो आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। जी बोलिए साहब, अभी हाल ही में हमने देखा किस तरीके से संसद के अंदर एक बड़ा जो कानून है वो लाया गया है महिलाओं को लेकर के। हालांकि आने वाले समय में अभी कितना लगेगा समय, वो बात तो एक अलग है, लेकिन उस वक्त बीसी समाज को उसके अंदर जो है किसी तरीके से जो रखा जाए, इस बात को लेकर के काफ़ी जो मुद्दा है वो विपक्ष ने उठाया था। हरियाणा प्रदेश में क्या इस फैक्टर को ध्यान में रखा गया नायब सैनी के नाम को सामने रखते हुए? नहीं, देखिए, पहली बात तो जो आपने कहा कि महिलाओं को जो मोदी जी ने 33% आरक्षण का जो कानून बनाया है, उसमें जो बीसी समाज मतलब कोटे के बीच में कोटे की मांग करने वाले लोगों से पहले जनता ने यह सवाल पूछना शुरू किया था कि जब आपके समय के अंदर ये कानून बनाने के लिए जो ड्राफ्ट हुआ था, उसमें आपने कोटे में कोटे का प्रोविजन क्यों नहीं किया था? देखिए, वो एक राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास हुआ था, वरना इस तरह के विषय में जो बात अपोजिशन की तरफ से, विपक्ष की तरफ से कही गई थी, वो बाउंस बैक हुई थी अपोजिशन की तरफ। क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र के अंदर, उस वक्त जब इसके ऊपर एक ड्राफ्ट लोकसभा में आया था, तब एक पत्रकार महोदय ने सोनिया जी से यह सवाल पूछा था, जो सवाल लगभग आप जितेंद्र जी मुझसे पूछ रहे हैं। तो उस वक्त सोनिया जी ने जो जवाब दिया था वो देश की जनता को आज भी याद है। तो जब उस वक्त कांग्रेसी मित्र इस तरह का जवाब देते थे, मुझे लगता है आज उनको सवाल पूछने का अधिकार ही नहीं था। लेकिन जो बात आपने पिछड़ा वर्ग से संबंधित कही है, देखिए भैया, जो नायब सैनी जी हैं, संगठन के अंदर काम करने का उनका एक अपना अनुभव है। युवा अवस्था से वो संगठन में काम कर रहे हैं, युवा मोर्चा के अंदर अपनी जिम्मेवारी वो निभा चुके हैं, और ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, और लोकसभा सांसद हैं, प्रदेश में मंत्री रह चुके हैं। तो उनका जो अनुभव है, और हर आदमी को साथ लेके काम करने की उनकी जो कार्यशैली है, स्वाभाविक है इस तरह की कार्यशैली इस तरह के दायित्व में बहुत फायदेमंद होती है।
और जी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो पार्टी को समर्पित कार्यकर्ता है। धनखड़ साहब ने जो जो संगठन में काम किए हैं, नायब जी उसको और आगे बढ़ाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर जो आने वाले चुनाव है, चाहे लोकसभा की बात करें या विधानसभा की बात करें, के अंदर 100% जीत के भारतीय जनता पार्टी आएगी। ये हमें एक बहुत बड़ा इस बात का खुशी है या कहिए हमें हर्ष है। सर, एक अंतिम सवाल है, कम शब्दों में अपना उत्तर आप दे सकते हैं क्योंकि दर्शक भी जानना चाहते हैं। पॉलिटिकल बैकग्राउंड आपका बहुत लंबा रहा है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हरियाणा सरकार के अप्रत्यक्ष रूप से आप पार्ट तो हैं, लेकिन उसके इतर आपसे ये सवाल है मेरा, मुख्य कारण क्या है कि नायब सैनी को ही चुना गया है? आपको क्या लगता है? देखिए कमल जी, वैसे तो इस सवाल का जवाब केंद्रीय नेतृत्व दे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसलिए मैं एक नेता के तौर पर पूछ रहा हूं, जिम्मेवारी उन्होंने दी है। लेकिन जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है, जब किसी अध्यक्ष का संविधान, भारतीय जनता पार्टी के संविधान की दृष्टि से कार्यकाल पूरा हो जाता है, तो स्वाभाविक है नए कार्यकर्ता को जिम्मेवारी दी जाती है। जी। तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने नायब सैनी जैसे कार्यकर्ता को चुना, जो अनुभव के साथ इनको बहुत अच्छा अनुभव है, जिनकी कार्यशैली बहुत बेहतर है, जो सबको साथ लेके काम करने का उनका स्वभाव है। तो एक ऐसे कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी देना केंद्रीय नेतृत्व का एक बहुत बेहतरीन निर्णय है, और इस निर्णय की खुशी भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता में। हरियाणा में सरकार और संगठन बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे, शुभकामनाएं हम आपको देते हैं अपनी तरफ से। धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रवीण अत्रे साहब। जितेंद्र, जिस तरीके से प्रवीण अत्रे साहब भी कह रहे हैं और उनकी तरफ से कहा गया कि एक प्रक्रिया है और कार्यकाल था, वो खत्म हुआ तो एक चुनाव करना था, उससे पहले मैं बयान सुनाना चाहता हूं। जितेंद्र, आप उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, इस पर मैं थोड़ा सा आपसे चर्चा भी करूंगा, लेकिन दर्शकों को पहले मैं सुनाना चाहता हूं कि आज जब शाम हो गई तब ये नियुक्ति पत्र जारी हुआ नायब सैनी के नाम का, लेकिन उससे पहले जब दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ओपी धनखड़ की, उन्होंने क्या कहा था जब उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या बदलाव होने जा रहा है? सुनिए। देखिए, कभी भी बदल सकते हैं। पंजाब के बदल गए, चंडीगढ़ के बदल गए, थोड़े दिन पहले हिमाचल के बदल गए, राजस्थान के बदल गए। यहाँ परिवर्तन एक सहज प्रक्रिया है। यहाँ परिवर्तन कोई ऐसा विषय नहीं है कि यहाँ कोई ये कहे कि मैं ही हूँ और मैं ही रहूँगा। ये परिवर्तन एक सहज स्वाभाविक यहाँ प्रक्रिया है। यहाँ बदल कभी भी हो सकती है। किसी का यहाँ क्या कहते हैं, वो हरियाणवी में कहना हो तो ठेका नहीं है। मेरे ही दायित्व तो खुद के कितनी बार बदले हैं। कभी मैं किसान मोर्चा अध्यक्ष हूँ, कभी पार्टी का नेशनल सेक्रेटरी हूँ, कभी प्रदेश अध्यक्ष हूँ, कभी हिमाचल से प्रभारी हूँ। तो दायित्व परिवर्तन बीजेपी में एक सहज प्रक्रिया है, और उस नाते से ये एक क्या कहते हैं, बैनेट पकड़ाने का काम ये कभी भी किसी का भी हो सकता है। ऊपर भी मैंने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, अनेक ये बयान सुनवा रहे हैं, दर्शक सुन रहे हैं। घोषणा तो पहले ही कर दी थी, कभी मैं पार्टी का नेशनल सेक्रेटरी हूं, यानी कि राष्ट्रीय सचिव, इस बात की तो घोषणा पहले ही कर चुके थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, संकेत तो दे चुके थे कि अब क्या जिम्मा उनको सौंपा जाना है। और एक सवाल इससे जुड़ा हुआ मेरा ये भी है कि ओपी धनखड़ को लेकर हम ये नहीं कह सकते कि कोई और दूसरा हम कारण ढूंढे। सत्यप्रकाश जरावता साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विधायक बीजेपी के। सत्यप्रकाश जी, नायब सैनी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, आपके साथ रहे हैं, विधानसभा में भी वो गए हैं और अब आप विधानसभा में मौजूद रहते हैं, वो विधानसभा का अनुभव उनके पास भी है। लोकसभा में नायब सैनी गए, वो अनुभव उनके पास है, अब उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। क्या कहना चाहेंगे, क्या बधाई देना चाहेंगे नायब सिंह सैनी को अपने शब्दों में? आप खुशी का दिन है, मैं शुभकामनाएं दूंगा कि बहुत अच्छे तरीके से संगठन को, जितना भारतीय जनता पार्टी का मजबूत संगठन है, इसको और मजबूती मिलेगी उनके नेतृत्व में, ऐसा मुझे पूरा संगठन को भरोसा है। और भारतीय जनता पार्टी में सामान्य कार्यकर्ता को कहां से कहां तक पहुंचाया जाता है, निश्चित तौर पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं हमारे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष श्री नायब सैनी साहब को, सांसद जी को, साथ ही माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी को राष्ट्रीय सचिव बनाए जाने पर भी बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और उनका कार्यकाल भी बहुत बेहतरीन कार्यकाल रहा, उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। जी, धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। हरियाणा सीएम के ओएसडी जवाहर यादव साहब भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। जवाहर यादव जी, स्वागत है आपका खबर अब तक पर। धन्यवाद सर, केंद्रीय नेतृत्व ने एक बड़ा निर्णय हरियाणा के लिए लिया, हालांकि एक सतत प्रक्रिया है, हम ये मानते हैं, लेकिन फिर भी दर्शक हमारे जानना चाहते होंगे, नायब सिंह सैनी एक ऐसा चेहरा जिसे अब चुना गया है इतनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ, कैसे देखते हैं आप सर आप इसको? देखिए, माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी का कार्यकाल समाप्त हो चुका था जी, और उसके तहत उनको प्रमोशन देते हुए केंद्र नेतृत्व ने अपने पास बुला लिया, और यहाँ पर
मेरे मित्र भी और भाई भी, नायब सैनी जो हमारे सांसद है कुरुक्षेत्र से और पहले खट्टर साहब की सरकार में पहली कार्यकाल में मंत्री रहे हैं, अब वर्तमान में सांसद है, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। और एक वो जो भी बताया जाता है कि एक सामान्य व्यक्ति नायब सैनी जी वो हैं जिन्होंने अपना जीवन कार्यालय में, रोहतक कार्यालय में काम करते हुए अपने आप को बढ़ाया। और ये माननीय मुख्यमंत्री के उस समय संपर्क में आए थे, उन्होंने पहले कार्यालय में काम किया, फिर बाद में अपना व्यापार स्टैब्लिश किया और धीरे धीरे फिर युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रहे, उसके बाद विधायक बने, मंत्री बने, सांसद बने। तो वास्तव में एक अति निम्न परिवार से व्यक्ति भाजपा में ही होता है कि वो प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंच जाता है, सांसद बन जाता है। तो ये वास्तव में भाजपा की कार्य प्रणाली है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो संगठन को संगठन के ढंग से चलाते हैं, उनकी विशेष अनुकंपा है पूरे हरियाणा पे, भाजपा के हर कार्यकर्ता पे। और धनखड़ जी एक और ऊंचे स्थान पे चले गए, उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे जरिए बधाई भी दी है नायब सैनी को भी और ओपी धनखड़ जी को भी। और उदय भान हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें अब तक पर। धन्यवाद। उदय भान जी, आपके सामने अब एक नए विरोधी खड़े हो गए हैं क्योंकि आप समकक्ष हैं उनके। आप एक बड़ी पार्टी की, सबसे पुरानी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और बीजेपी कहती है हम सबसे बड़ी पार्टी है दुनिया की, और उसके प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के हैं नायब सैनी। अब तुरंत प्रभाव से उनके नियुक्ति पत्र जारी हो चुके हैं, क्या कहेंगे सर उनकी नियुक्ति को लेकर आप? नहीं, कोई विरोधी नहीं है, हम तो पुराने मित्र हैं जी जी, साथ में विधायक रहे हैं। जी जी बिल्कुल। और धनखड़ जी भी और नायब सैनी भी जी, दोनों से हमारे बहुत अच्छे मधुर संबंध रहे हैं जी। मैं तो बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देना चाहूंगा। श्री नायब सिंह सैनी को नई जिम्मेदारी मिली है और धनखड़ जी ने भी जो अपने समय में बहुत उस दिन से काम कर रहे हैं, तो मैं तो दोनों को ही, धनखड़ जी को भी उनके जो कार्य रहा है उनको भी मैं शुभकामनाएं बधाई देता हूं, और जो नए जो अध्यक्ष जो मनोनीत किए गए हैं बीजेपी के, उनको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूं। उदय भान जी, आपको लगता है पॉजिटिव पॉलिटिक्स की बात कर सकते हैं नायब सैनी? आपको लगता है कि मुद्दों की बात के साथ ही आगे एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हो या एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई हो तो बेहतर है? आपको लगता है इतनी उम्मीद कर सकते हैं नायब सैनी से आप? नहीं, हमेशा हम तो पॉजिटिव पॉलिटिक्स की ही बात करते हैं और बिल्कुल सकारात्मक ढंग से। हमारा जो विरोध है वो भी राजनीतिक विरोध है, हमारा कोई व्यक्तिगत, हम मित्र हैं, एक दूसरे के साथ रहे हैं जी, साथ ही रहे हैं जी। कोई व्यक्तिगत मतभेद किसी से कोई नहीं है जी। बहुत बहुत धन्यवाद उदय भान जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने भी बधाई दी है नायब सैनी को भी और ओपी धनखड़ को भी।